तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों कैसे हो? आई होप आप सभी लोग ठीक हो, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग ऑल सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और ये मॉक टेस्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग इस मॉक टेस्ट को शुरू से लेकर अंत तक देते हैं तो 100% आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए, आज का ये मॉक टेस्ट स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो चलिए आज की मॉक टेस्ट को अब स्टार्ट किया जाए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? 2, 4, 6 या 8? जल्दी से बताना है, प्रत्येक विद्यार्थी जवाब देंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। यानी भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में, यही क्वेश्चन पूछा है। तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी 6 मौलिक अधिकारों की संख्या है वर्तमान में। देखिए, संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, यानी पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अब जो है एक को हटा दिया गया। तो अब जो है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? बताइए। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार, या संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार? आप लोगों ने देखा होगा बहुत से बच्चे है ना जो 14 वर्ष से भी कम आयु के हैं, वो कारखाने वगैरह में काम करते हैं। तो एक तरह से जो है यहाँ मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो वो कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? बताइए। हाँ जी, जल्दी से बताना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। तो यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी हाँ दोस्तों, शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है ना? हाँ जी, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आ जाता है, लोकसभा का कार्यकाल है। बच्चों, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल? प्रत्येक विद्यार्थी इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर देंगे। लोकसभा का कार्यकाल होता है, यानी लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी 5 साल, देन आपका आंसर सही है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो भी उम्मीदवार है, जो भी कैंडिडेट होगा, उसकी न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? जल्दी बताइएगा, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको उनके पद की शपथ कौन दिलवाता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, या प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री? जल्दी से आंसर करना है, प्रत्येक विद्यार्थी इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जी हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्यारे से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलवाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है। देखिए, जनसंख्या के मामले में भारत का जो स्थान है विश्व में वो क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या 5वां? बिल्कुल फास्ट आंसर करना है।
हाँ जी, प्रत्येक स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर देंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है, यानी अपना देश भारत, ये कितने नंबर पे आता है? तो बच्चों, अपना देश भारत जो है अभी दूसरे नंबर पे है ना। ये 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, अभी 2011 का जनगणना हुआ था, उस बेसिस पे भारत जो है ना, ये विश्व में अभी दूसरे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। लेकिन अभी जैसे जनगणना होगा तो अपना देश भारत ये नंबर 1 पे आ जाएगा, चीन को भी हम लोग पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आपको याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वो अभी दूसरा है, ठीक है, क्योंकि अभी जनगणना हुआ नहीं है इसलिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, और अगला प्रश्न बोल रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? बताइए। राज्य आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, या वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, या बैंकों का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रित होता है, या इनमें से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है? जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल फास्ट। देखिए दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में 100% जो है फ़ायदा होगा, है ना। बहुत फ़ायदा होगा, आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को करवाऊंगा, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों, आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर दे दीजिए, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ जी, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। तो यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यहाँ पर ये जो 3 है ना, इनमें से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इनमें से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है जी? कृषि में, उद्योग में, व्यापार में, या यातायात में? बिल्कुल फास्ट आंसर करना है, फास्ट आंसर कीजिएगा। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है ना। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी देखी जाती है, तो ये देखी जाती है बच्चों एग्रीकल्चर में, यानी कृषि विभाग में। कृषि में जो है काफ़ी अदृश्य बेरोजगारी जो है पाई जाती है, ठीक है। बाकी उद्योग में नहीं है, व्यापार में भी नहीं है, यातायात में भी नहीं है ना, लेकिन कृषि वाले क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी जो है देखने को मिली है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नांकित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? बच्चों, इनमें से कौन सी फसल है जो नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? चावल, गेहूं, बाजरा या कपास? जल्दी से आंसर कीजिएगा इस प्यारे से क्वेश्चन का, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, देन आपका आंसर सही है। तो कपास क्या है? कपास नकदी फसल है, आपको याद रखना है ना। अब देखिए, नकदी फसल होती क्या है? तो वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, यानी वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, जैसे कपास हो गया आपका, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया। तो ये सब कैसी फसलें हैं? ये सब नकदी फसलें हैं, है ना। ये सब नकदी फसलें के अंतर्गत आ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, किस रूप में होती है भाई? आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, किस रूप में होती है? पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, या विकासशील राष्ट्र के रूप में, या अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में? जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती जो है किस रूप में होती है? वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, यानी विकासशील राष्ट्र के रूप में गिनती होती है ना। विकासशील राष्ट्र के रूप में जो है भारत की गिनती होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, भारत बाहुल्य में आयात करता है, यानी आयात का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट, यानी विदेश से आया हुआ सामान, विदेश से आया हुआ माल। तो बताइए, भारत जो है इनमें से कौन सा सामान सबसे ज़्यादा मंगाता है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है? बताइए, जूट या
एलपीजी या नमक या चाय? बताइए, भारत कौन सा सामान जो है ये ज़्यादा विदेशों से मंगवाता है? जूट, एलपीजी या नमक या चाय? बच्चों, अभी तक तो आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, तो वेरी गुड। यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी एलपीजी। हाँ जी, एलपीजी गैस का जो है ये इम्पोर्ट होता है ना, भारत में आयात करता है। ठीक है, ये विदेशों द्वारा आता है। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? बच्चों, भारत में उपभोक्ता अधिनियम ये कब पारित किया गया था? 1983 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में या 1997 ईस्वी में? जल्दी से सभी स्टूडेंट जवाब देंगे। भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया था? वेरी गुड। यदि आपने जवाब दिया है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी यानी 1986। जी हाँ दोस्तों, 1986 में भारत में उपभोक्ता अधिनियम को पारित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? बच्चों, बन चुका है ये डैम, ये बांध बन चुका है, तो आपको बताना है सरदार सरोवर बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी या साबरमती? जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है स्टूडेंट। हाँ जी, तो सरदार सरोवर बांध है ना, ये जो बनाया गया है ये किस नदी पर बनाया गया है? वेरी गुड, तो ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी पर ये बांध बनाया गया है। इसी प्रकार पूछ लेता है हीराकुंड का बांध जो है, बताइए तो हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? बताइए, हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड डैम जो है किस नदी पर बनाया गया है? बच्चों, ये बनाया गया है किस नदी पर? महानदी पर। जी हाँ दोस्तों, महानदी पर ये बांध बनाया गया है। इसी तरह पूछ लेता है भाखड़ा नागल बांध, बताइए, भाखड़ा है ना, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध ये किस नदी पर बनाया गया है? बताइए तो, भाखड़ा नागल बांध ये किस नदी पर बनाया गया है? जल्दी से, ये किस नदी पर बनाया गया है? बताइए बिल्कुल फास्ट। नदी पर बनाया गया है बच्चों, सतलज नदी पर। तो भाखड़ा नागल बांध जो है ये बनाया गया है सतलज नदी पर। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, सतलज नदी पर। ठीक है, किस पे? सतलज नदी पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? सशस्त्र सेनाएं या साहित्य या फिल्म या खेलकूद? जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये दिया जाता है आपको फिल्म के क्षेत्र में, है ना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म जगत में दिया जाने वाला पुरस्कार है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्यारे से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला प्रश्न है, किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? किस राज्य में, भारत के किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? जल्दी से बताइएगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी महाराष्ट्र, देन आपका आंसर सही है। तो महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं स्थित है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विम्बलडन, विम्बलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? बताइए, विम्बलडन चैंपियनशिप जो है ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल या टेनिस? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर ऑप्शन डी दिया है देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, विम्बलडन चैंपियनशिप जो है ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है, टेनिस से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान ये किस राज्य में स्थित है? बच्चों, ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। कौन सा? थार रेगिस्तान। तो आप लोग जानते होंगे थार रेगिस्तान के बारे में, तो आप लोग बता दीजिए कि ये भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या आंध्र प्रदेश? बिल्कुल फास्ट।
हाँ जी, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। वेरी गुड। तो यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्थान, देन आपका आंसर सही है ना। तो आपको याद रखना है ये जो थार रेगिस्तान है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय पशु है। देखिए ये क्वेश्चन आ रखा है, एक बार ये क्वेश्चन आ रखा है, तो आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन सा है, गाय है, बाघ है, हाथी है या हिरन है? सही जवाब आना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब दीजिए। वेरी गुड। तो यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, देन आपका आंसर सही है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ है। बात करेंगे राष्ट्रीय पक्षी, तो ये कौन है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो ये है बच्चों मोर, है ना। कौन है, मोर। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? बच्चों मैंने सब बता रखा है, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, है ना, सब मैंने बता रखा है। तो जल्दी से बता दीजिए श्वेत क्रांति का संबंध किस चीज से रहा? दूध, चाय, चीनी, कॉफी? बिल्कुल फास्ट बता दीजिए। हाँ जी बिल्कुल फास्ट बता दीजिएगा ना, तो कॉफी भी बनाकर पिलाऊंगा जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल, ऑनलाइन कॉफ़ी पिलाऊंगा आप लोगों को। बताइए। वेरी गुड। तो यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जिन बच्चों का राइट आंसर आया है ना, तो उन्हीं को कॉफ़ी मिलेगा क्योंकि उनका आंसर सही है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से रहा? दूध से रहा। और श्वेत क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किनको जानते हैं, तो किनको जानते हैं? वर्गीज कुरियन जी को। बताया था ना, वर्गीज कुरियन जी को जानते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, चलिए चलिए कॉफ़ी बाद में पीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नील नदी गिरती है, नील नदी कहाँ गिरती है? काला सागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में या अरब सागर में? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। नील नदी कहाँ गिरती है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, कहाँ गिरती है? तो ये भूमध्य सागर में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? यानी भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहां सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, बीकानेर, मासिनराम, पटना या त्रिपुरा। बताइए निम्नांकित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? यानी ये स्थान वर्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मासिनराम, मासिनराम में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, हाँ जी। अब यदि मैं आपसे ये पूछूं कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। यहाँ पर मैं सर्वाधिक की जगह सबसे कम कर दूं, क्या जवाब दीजिएगा? बताइए। यानी भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? बिल्कुल फास्ट, तो जल्दी बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? देखिए क्वेश्चन को लिख देता हूँ, भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है बच्चों लेह। और ये लेह है कहाँ? लद्दाख में है। तो लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में लेह नामक एक जगह है जहाँ सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कवक अल्कोहल बनाने में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? यानी किस कवक का यूज अल्कोहल बनाने में सबसे अधिक किया जाता है? मोर्चेला, म्यूकर, ईस्ट या एस्परजिलस? जल्दी से बता दीजिएगा बच्चों, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। प्रत्येक विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है ना। तो ईस्ट का प्रयोग जो है सबसे अधिक किया जाता है। अब ये ईस्ट है क्या? तो ईस्ट जो है एक कोशिकीय मृतोपजीवी कवक है और इसमें बच्चों क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और इसका उपयोग मुख्य रूप से अल्कोहल, बियर, शराब तथा डबल रोटी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है शब्द एम्फीबिया
का अर्थ होता है, क्या होता है? वह जंतु जो पानी में रहते हैं उनको कहते हैं, या वह जंतु जो केवल जमीन पर रहते हैं, या वह जंतु जो पेड़ों पर रहते हैं, या वह जंतु जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे शब्द क्या है? एम्फीबिया है। एम्फीबिया का अर्थ क्या होता है ये मैंने आपको कई बार बताया है। तो एम्फीबिया का अर्थ होता है बच्चों वैसे जंतु जो जल और थल दोनों जगह पे रह सकते हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्यारे से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? एक्स बायोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी, यूथेनिक्स या यूरोलॉजी। जल्दी से जवाब दीजिएगा। प्रत्येक विद्यार्थी इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी क्रायोबायोलॉजी, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखिएगा, निम्न ताप पर यानी लो टेम्परेचर पर जीवों का परीक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? पक्षियों का, मछलियों का, चमगादड़ों का या स्तनधारियों का? बिल्कुल फास्ट जवाब देना है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी पक्षियों का, देन आपका आंसर सही है। तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। देखिए प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो पक्षियों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो पक्षियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो याद रखना है ऑर्निथोलॉजी में होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, डायबिटीज के रोगी के शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? यदि कोई भी व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट हो यानी मधुमेह जिसे कहते हैं, है ना, तो उसके शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करेगा? तो बच्चों वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया ऑप्शन सी यानी अग्नाशय, है ना। तो याद रखना है, मधुमेह या डायबिटीज़ ये रोग जो होता है ना अग्नाशय के खराब होने के कारण होता है। ये जो रोग होता है ना डायबिटीज़ या मधुमेह अग्नाशय के खराब होने के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव जाति का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी या बायोलॉजी या एंथ्रोलॉजी? जल्दी से बताइए। यानी संपूर्ण मानव जाति का अध्ययन किया जाएगा, तो ये विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? जल्दी बताइएगा। हाँ जी, तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, मानव जाति का अध्ययन जो है विज्ञान के एंथ्रोपोलॉजी शाखा के अंतर्गत होता है, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, ये कौन सा भाग है? पार्श्व भाग है, अग्र भाग है, मध्य भाग है या पश्च भाग है? जल्दी से बताइएगा। हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, जल्दी से बताना है। वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, अग्र भाग जो है ना ये मीठा स्वाद बताता है। अब देखिए बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता देना चाहूँगा कि मनुष्य की जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएँ होती हैं, पहले ये बताइए। मनुष्य की जीभ में यानी हम जितने भी मनुष्य हैं, हमारे जीभ में कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएँ होती हैं? कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं? तो बच्चों हाँ बताइए। तो वेरी गुड, 4। तो याद रखना है, हम मनुष्य के जीभ में 4 प्रकार के स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। ठीक है, जिसमें से अग्रभाग जो होता है इसका काम क्या होता है? ये अग्रभाग जो है ना मीठे और नमकीन के स्वाद का अनुभव करवाती है, यानी मीठा स्वाद या नमकीन स्वाद का अनुभव करवाना ये किसका काम है? अग्रभाग का काम है। ठीक है, और इसके बाद जैसे बात करेंगे पार्श्व भाग, पार्श्व भाग इसका काम क्या होता है? तो ये खट्टे स्वादों का अनुभव करवाती है, खट्टे। ठीक है, पूछा जा सकता है कि खट्टे स्वादों का अनुभव कौन करवाता है? तो ये याद रखना है, कौन सा भाग करवाता है? तो पार्श्व भाग करवाता है। ठीक है, हाँ जी, पार्श्व भाग। और इसी प्रकार अगर कड़वे स्वाद का अनुभव करवाना हो
तो ये कौन करवाता है, ये जीभ का कौन सा भाग करवाता है, कड़वे स्वाद का अनुभव करवाना हो तो ये करवाता है पश्चात भाग, ठीक है, पश्चात भाग, ठीक है, याद रखना है। ओके, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, सर्प किस वर्ग से संबंधित है। ये जो सर्प है ये किस वर्ग से संबंधित है, मैमेलिया या इकाइनोडमेंटा या रेप्टिलिया या एनेलिडा, जल्दी से बताइएगा। सर्प, जी हाँ दोस्तों, सर्प किस वर्ग से संबंधित है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी रेप्टिलिया, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना कि सर्प जो है ये रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आता है और ये साधारणतः स्थलवासी होता है, स्थलवासी है ना, लेकिन कुछ जलवासी भी होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जो सर्प है ये रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम है। भारतीय मोर का साइंटिफिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस या राना टिग्रिना या पैवो क्रिस्टेसस या होमो सैम्पियंस, जल्दी बताइएगा। भारतीय मोर जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों, तो वेरी गुड, क्या है, ऑप्शन नंबर सी यानी पैवो क्रिस्टेसस, है ना, हाँ जी, याद रखना है, पैवो क्रिस्टेसस जो है भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम है। अब बात करेंगे स्टूडेंट होमो सैपियंस, तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है, आप सभी जानते हैं किसका नाम है, मनुष्य का, है ना, मनुष्य का। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी का बीजाणु जनन होता है, कहाँ होता है, मलेरिया परजीवी का बीजाणु जनन कहाँ होता है, मच्छर की अमाशय भित्ति में, मच्छर की लार ग्रंथियों में, मनुष्य की पेट में या मनुष्य के लार में, जल्दी से बताइएगा। मलेरिया परजीवी का बीजाणु जनन कहाँ होता है, वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है। तो कहाँ होता है, मच्छर की अमाशय भित्ति में होता है ना, मलेरिया परजीवी का बीजाणु जनन का होता है, मच्छर की जो अमाशय भित्ति होती है ना उसी में होता है इसका बीजाणु जनन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान तथा अर्धव्यास दोनों पृथ्वी के आधे हो तो उसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, जबकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल जी बोलते हैं। तो स्मॉल जी बराबर क्या लिखते हैं, तो स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी इंटू में एम अपॉन में आर स्क्वायर होता है ना। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन में बोला है कि द्रव्यमान तथा अर्धव्यास दोनों जो है ना पृथ्वी के आधी हो जाती है, यानी मास जो है ये आधी हो जाती है, यानी m/2 हो जाएगी। उसी प्रकार अर्धव्यास यानी त्रिज्या जिसको कहते हैं, ये भी जो है कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, यानी r/2 हो जाएगी, ठीक है। तब अब देखिए, अब क्या है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालिए, तो यहाँ से g डैश निकालना है। तो g डैश बराबर में कैपिटल जी होता है ना। देखिए जी जो है ना, ये कैपिटल जी ये कांस्टेंट ही रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए, मास पहले m था, अब कितना हो जाता है, अब m/2 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुने में m/2 कर देंगे, ठीक है। और फिर देखिए आर स्क्वायर था, यहाँ पे पहले आर का स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे अब आर जो है आधा हो जाता है। तो क्या करेंगे, r/2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी r/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए तो ये कितना आ जाएगा, देखिए जी डैश बराबर में कैपिटल जी इंटू में m अपॉन में 2 इंटू में आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आर का एक बार स्क्वायर कीजिएगा, फिर अपॉन में 2 का स्क्वायर कीजिएगा, तो ये 4 आ जाएगा। तो 4 को मैं ऊपर लिख देता हूँ गुना में, ठीक है। तो इसको काटिएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या मिला आपको, देखिए तो इतना मिला है। आइए इसको एक अच्छे जगह मैं लिख लेता हूँ। हमको क्या मिला, देखिए जी डैश बराबर में कैपिटल जी इंटू में m इंटू में 4 अपॉन में 2 इंटू आर स्क्वायर। तो इसको काटिएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिला, जी डैश, तो जी डैश बराबर में 2 इंटू में जी m अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, इतना मिल गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जी डैश बराबर में 2। अब देखिए तो जी m
अपॉन में आर स्क्वायर, इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, इतने की जगह मैं स्मॉल जी लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जी डैश बराबर में 2, अब स्मॉल जी का मान कितना दे रखा है, बोला है कि आप पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9.8 आ जाएगा। तो 9.8 गुने 2 कीजिए, तो यहाँ से जी डैश मिल जाएगा, तो जी डैश यानी 9.8 गुने 2, तो कितना आ जाएगा, तो ये जी डैश बराबर आ जाएगा कितना, तो 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया आपको ये क्वेश्चन, एक बार जल्दी से वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलिएगा समझ में आया आप लोगों को। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है 500 ग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर पर सेकंड वेग से कील पर प्रहार किया जाता है। कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय यानी 0.01 सेकंड के लिए ही रोका जाता है, तो कील के द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल की गणना करें। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, जो जो चीज़ दिया हुआ है ना उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, मास कितना दे रखा है आपको, मास तो 500 ग्राम दे रखा है, कितना 500 ग्राम दे रखा है। और आप लोगों को कल मैंने बताया था कि भैया देखिए बल निकालना है, और बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन होता है। तो यहाँ पे जो मास दिया रहता है ना वो ग्राम में नहीं लेते हैं हम लोग, उसको केजी में करते हैं। तो यहाँ से 1000 से भाग लगाएंगे, 500 में 1000 से भाग लगाएंगे तो मास कितना आ जाएगा, मास जो है 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मास पता चल गया स्टूडेंट कितना है, ½ kg है। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़िएगा, आगे बोल रहा है कि एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर पर सेकंड के वेग से एक कील पर प्रहार किया जाता है। यानी एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर पर सेकंड के वेग से एक कील पर मारा जाता है, ठोका जाता है। यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया, यू कितना दे दिया, तो ये आपको 50 मीटर पर सेकंड दे दिया। ठीक है, तो अब बताइए यू 50 मीटर पर सेकंड है तो वी की क्या हो गया होगा, यहाँ पे वी क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। देखिए भाई कील को ठोका जा रहा है, कील पर प्रहार किया जा रहा है, तो भैया किस वेग से प्रहार किया जा रहा है, 50 मीटर पर सेकंड से। तो एक समय ऐसा आएगा ना कि आप लोग रुकिएगा, ऐसा थोड़ी है ठोकते गए ठोकते गए ठोकते गए कील पर मारते गए, कभी तो रुकिएगा। तो जहाँ रुकिएगा वहाँ फाइनल वेलोसिटी यानी v बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, और इस दौरान समय कितना लग जाता है बच्चों, टाइम, तो ये लग जाता है 0.01 सेकेंड लग जाता है। ठीक है, तो उसके बाद बोला है कि भैया बल बता दीजिए, फोर्स कितना लगा होगा, फोर्स कितना आया होगा। तो देखिए फोर्स निकालना है, और फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो भैया मेरे मास तो दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। तो एक्सेलरेशन आपको इन सब की मदद से निकालनी होगी। तो आइए एक्सेलरेशन हम लोग निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग जानते हो एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यानी ए बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हो ना, v माइनस यू अपॉन में टी होता है, यानी वेग में परिवर्तन बटा समय होता है ना। तो v कितना दिया हुआ है, v देखिए तो v 0 है, तो 0 कर दीजिए माइनस, और u कितना है, तो ये है 50, और अपॉन में t कितना है, तो ये है 0.01। ठीक है, इतने को सॉल्व कीजिए तो a निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 0 में से 50 को घटा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, -50, और अपॉन में यहाँ देखिए 0.01 है, तो यहाँ 1 मैं कर देता हूँ, और इसके बाद देखिए 2 डिजिट के पहले दशमलव है, तो यहाँ पर मैं गुने में 100 कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, ए कितना आ गया, तो ए आप लोग बोलिएगा सर ये आ जाएगा -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। हाँ जी, ए कितना आ गया है, तो ये आया होगा -50,000 मीटर, सॉरी -5000 मीटर पर सेकंड। ए कितना आ गया है, -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ए जो है आपको पता चल गया कि -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो अब देखिए फोर्स निकालना है, तो फोर्स नहीं निकल जाएगा, ऑफकोर्स निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो फोर्स बराबर आप लोग जानते हो ना, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास कितना आया था देखिए तो ½ kg, और फिर गुने में ए कितना आया है, तो ये -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था, तो गुना कर दीजिए इसमें, तो ये कितना आ गया, -2500 आ गया। काटिएगा तो देखिए 5000 को 2 के पार्ट से काटिएगा तो क्या आएगा, 2500 आएगा, और माइनस का साइन है तो -2500 न्यूटन। तो -2500 न्यूटन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है, ऑफकोर्स दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है
किसी द्रव्यमान m1 पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, जबकि इसी परिमाण का बल किसी द्रव्यमान m2 में लगाया जाता है तो 24 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों द्रव्यमानों को परस्पर बांध कर एक कर दिया जाए तो इस बल द्वारा संयुक्त द्रव्यमान में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन पढ़ने में लॉन्ग जरूर लग रहा होगा आप लोगों को, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आप लोग को एक फॉर्मूला आना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्या? अगर आप लोग ये जानते हो कि फोर्स बराबर क्या होता है बताइए तो। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं बिल्कुल एकदम इजी वे में आपको बताऊंगा कि आपको अगर ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं एग्जाम में तो आपको कैसे सॉल्व करना है। पहले आप लोग ये बता दीजिए फोर्स बराबर क्या होता है। फोर्स बराबर क्या होता है तो आप सभी बच्चे जानते होंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। ठीक है, इतना जानते हो। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अगर मैं पूछूं मास बराबर क्या हो जाएगा तो मास बराबर क्या हो जाएगा तो आप लोग बोलिएगा ना सर फोर्स बाई एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि मास मैं पूछा हूँ तो मास बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स बाई एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है। बोल रहा है कि किसी द्रव्यमान m1 पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यानी देखिए यहाँ पर बल दे दिया है, त्वरण दे दिया है, तो मास निकाल सकते हो। बल दे दिया, त्वरण दे दिया, मास निकाल सकते हो। तो आइए m1 निकाल लेते हैं। तो m1 बराबर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था मास बराबर क्या होता है। मास बराबर अभी मैंने बताया था बच्चों क्या होता है, तो ये फोर्स अपॉन में एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो m1 निकालना है आपको, तो m1 बराबर f अपॉन में a1 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए m1 और a2 क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ पे दो केस होगा। ठीक है, क्योंकि बाद में जो है देखिए m2 की भी बात की गई है। तो यहाँ पहले m1 निकाल लेते हैं। तो m1 बराबर f अपॉन में a1। अब देखिए फोर्स कितना दिया हुआ है? 5 न्यूटन दिया हुआ है, तो 5 कर दीजिए। अपॉन में a1 कितना है? एक्सेलरेशन कितना है? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 8 कर दीजिए। तो यहाँ से m1 कितना निकल गया? m1 बोलिएगा ना सर 5/8 kg निकल गया। यानी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट, m1 कितना निकल गया? 5/8 kg निकल गया। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार m2 भी निकाल लीजिए। तो m2 बराबर क्या हो जाएगा? तो m2 बराबर भी हो जाएगा f अपॉन में a2। ठीक है, तो f क्या होगा? तो देखिए बोला है जबकि परिमाण का बल, उसी परिमाण का बल, देखिए जो पहले बल था ना 5 न्यूटन, वही बल लेना है। जबकि इसी परिमाण का बल, इसी परिमाण का बल जो है किसी द्रव्यमान m2 के लिए भी लेना है, यानी यही जो है बल होगा। तो बल यही रहेगा 5 न्यूटन का। लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? देखिए एक्सेलरेशन जो होता है वो 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा? तो यहाँ से m2 कितना आ जाएगा? तो m2 जो है ये 5/24 kg आ गया ना। तो आइए इसको मैं एक कॉर्नर पे लिख लेता हूँ, m1 को और m2 को। ठीक है, हाँ जी, अच्छे से मैं लिख लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा समझ में आना चाहिए ना आप लोग को। चलिए m1 जो है कितना आया था बच्चों? 5/8 kg। और m2 कितना आया था? ये आ गया बच्चों आप लोगों का 5/24 kg। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलिए तो सभी स्टूडेंट। यहाँ से मैंने m1 और m2 निकाला, इतना समझ गए तो क्वेश्चन बन गया। समझ गए? जल्दी से बोल दीजिए। बहुत अच्छा बात है। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बोल रहे हैं कि भाई यदि दोनों द्रव्यमानों को परस्पर बांध दिया जाए, बांध दिया जाए कहने का मतलब कि आप जोड़ो इनको, m1 प्लस m2 दोनों को जोड़िए तो यानी 5/8 और प्लस में 5/24, तो ये कितना आएगा बच्चों? जोड़िएगा ना तो ये 20/24 आ जाएगा। जोड़ कर देखिएगा 20/24 आ जाएगा। आ गया। तो यहाँ से m1 प्लस m2 जो है 20/24 आ गया। उसके बाद बोल रहा है तो इस बल द्वारा संयुक्त द्रव्यमान में कितना त्वरण होगा। तो अब त्वरण पूछा है तो F बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, जानते हैं। और बल क्या लेना है? देखिए बल वही रहेगा 5 न्यूटन और बराबर मास कितना आया? देखिए तो 20/24 आया, 20/24 आया और गुने में A निकालना है। नहीं निकलेगा, ऑफकोर्स निकल जाएगा। तो देखिए तो इसको काटिए, पहले इसको काटिए, इसको काटिए जो है 2 के पार से काटिए 10 बार में चला जाएगा, और ये 2 के पार से काटिएगा 12 बार में चला जाएगा। फिर काटिए इसको 2 के पार से 5 बार में चला जाएगा और ये 6 बार में चला जाएगा। फिर देखिए तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये
6 तो a बटा 6 यानी a बराबर कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? जिनको नहीं आया वो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको गारंटी है समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जो है देखिए 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है 4200 केजी पर मीटर क्यूब घनत्व वाले धातु का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए, जबकि जल का घनत्व 1000 केजी पर मीटर क्यूब है। देखिए यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, आपेक्षिक घनत्व निकालना है आपको। ठीक है, हाँ जी, तो आपेक्षिक घनत्व निकालना है और यहाँ पे आपको जो है धातु का घनत्व दे दिया है। देखिए धातु का घनत्व दे दिया है और जल का भी घनत्व दे दिया है। तो देखिए आपेक्षिक घनत्व कैसे निकलेगा, तो आपेक्षिक घनत्व का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, आपेक्षिक घनत्व निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, धातु का घनत्व में भाग दे देना है आपको जल के घनत्व से, है ना। तो धातु के घनत्व में भाग दे दीजिए जल के घनत्व से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे धातु का घनत्व कितना है 4200 केजी पर मीटर क्यूब है, तो 4200 में भाग दे देना है जल का घनत्व से, यानी 1000 केजी पर मीटर क्यूब से। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ से 42/10 है, तो इसको हम लोग 4.2 लिख सकते हैं। तो 4.2 जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर भी दे रखा है बी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्यारे से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले लवण जल में 15 सेंटीमीटर की गहराई पर दाब की गणना करें। यानी यहाँ पे दाब निकालना है और लवण जल भी दे रखा है, तो एक रिलेशन होता है, यानी लिक्विड प्रेशर का एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन याद रखना पड़ेगा, P बराबर क्या होता है H गुने D और गुने में स्मॉल g। देखिए H दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर 15 कर दीजिए, लेकिन ये चीज़ सेंटीमीटर में है स्टूडेंट। और आपको देखिए यूनिट देखिएगा ना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हर ऑप्शन में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हर एक ऑप्शन में है। तो यहाँ क्या कीजिएगा, सेंटीमीटर में इसको मीटर में चेंज कीजिए, तो 100 से भाग दीजिएगा। और गुने में डेंसिटी कितना है देखिए, तो 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, देख रहे हो ना। हाँ, तो यहाँ पर 1.2 लिख देना है, लेकिन ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में है, तो हमको केजी में बदलना है। तो केजी में बदलेंगे इसको, तो यहाँ पे 10 का पावर 3 में गुना कर देंगे, यानी इसमें 10 के पावर 3 में गुना कर देंगे, ठीक है। अब फिर गुने में स्मॉल जी कितना है 10 है, बस इतने को ही सॉल्व कर दीजिए, आपका प्रेशर जो है आ जाएगा। तो देखिए इसको मैं फिर से लिखता हूँ 15/100 और गुने में 1.2 है ना, तो मैं इसको 12/10 लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद गुने में यहाँ पे मैं 10 का पावर क्यूब है ना, तो यहाँ पर मैं 1000 लिख दूंगा और गुने में यहाँ पे 10 लिख दूंगा जो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए तो काटिए, 3 जीरो है, तो 3 जीरो से 3 जीरो समाप्त हो गया। तो यहाँ पे 15 गुने 12 गुने 10, तो 15 गुने 12 गुने 10 कितना आएगा, तो देखिए 15 में 12 से गुना कीजिएगा 180 आएगा, 180 में 10 से गुना कीजिएगा तो 1800 आ जाएगा। तो 1800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए तो आंसर है, तो ऑफकोर्स आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। समझ में आया है, समझ में आया आप लोगों को? एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में जल्दी से बोल दीजिए आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया निम्नलिखित कहलाती है। क्या कहलाती है? भंजक आसवन प्रक्रिया, या प्रतिस्थापन प्रक्रिया, या प्रभाजी आसवन, या फिल्टरन। जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों, मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है? तो प्यारे बच्चों ये कहलाती है प्रभाजी आसवन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होने का कारण है। देखिए कह ये रहा है क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में, है ना,
किसी की भी तुलना कीजिएगा जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होगा। तो इसका कारण क्या है? वांडर वाल्स बल या ध्रुवीय सहसंयोजक आबंधन या द्विध्रुवीय रोधन या हाइड्रोजन आबंधन। जल्दी से बताइए। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक जो है असामान्य रूप से अधिक होगा। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है बच्चों, यानी हाइड्रोजन का आबंधन होना, है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है ताम्र पिशाच यानी कॉपर डेमोन नामक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित धात्विक तत्व को दर्शाने के लिए किया गया था। यानी देखिए, ताम्र पिशाच यानी कॉपर डेमोन नामक शब्द का प्रयोग जो है किस धात्विक तत्व को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था? टीन या निकेल या जिंक या आयरन। जल्दी से बताइएगा। ताम्र पिशाच नामक शब्द का प्रयोग जो है किस धात्विक तत्व को दर्शाने के लिए किया गया था इसका प्रयोग? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी निकेल, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। तो देखिए बच्चों, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का एक मॉक टेस्ट है ना। मॉक टेस्ट है, तो इस मॉक टेस्ट में आप लोग जो है सभी क्वेश्चनों का आंसर दीजिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन। अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन जिस प्रक्रम द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, अमोनिया का व्यावसायिक रूप से उत्पादन जो है जिस प्रोसेस द्वारा किया जाता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ओस्टवाल्ड प्रक्रम या हॉल प्रक्रम या हैबर प्रक्रम या कॉन्टैक्ट प्रक्रिया। जल्दी से बता दीजिए बच्चों, बिल्कुल फास्ट जवाब देंगे, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। यानी अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन, है ना, अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन होता है और ये जिस प्रक्रिया के माध्यम से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हैबर प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? हैबर प्रक्रम। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, हैबर प्रक्रम यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है शर्करा के शोधन में प्रयुक्त विरंजक निम्न है। यानी शर्करा के शोधन में प्रयुक्त जो विरंजक है वो कौन सा है? बॉन ब्लैक या क्लोरीन जल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। जल्दी से बताइएगा। शर्करा के शोधन में जो प्रयुक्त किया जाता है विरंजक वो क्या है? वो बॉन ब्लैक होता है या क्लोरीन जल होता है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है या सल्फर डाइऑक्साइड होता है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर, हाँ जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्या होता है? बॉन ब्लैक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इस प्यारे से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। कौन होता है? एक धातु या एक हैलोजन, एक निष्क्रिय गैस, एक उपधातु। जल्दी से बताइएगा। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, कौन होता है? जल्दी से। तो वेरी गुड, ये होता है एक निष्क्रिय गैस। हाँ जी, एक निष्क्रिय गैस होती है। ठीक है, तो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वो एक निष्क्रिय गैस होती है। ठीक है, निष्क्रिय गैस को ही जो है ना हम लोग नोबल गैस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नोबल गैस कहते हैं। और जल्दी से बता दीजिए नोबल गैसों की संख्या कितनी होती है? बताइए, नोबल गैस की संख्या कितनी है? तो आप में से काफ़ी बच्चे जानते होंगे कि नोबल गैसों की संख्या 6 होती है। कौन कौन से होते हैं नोबल गैस भाई? देखिए, हीलियम होता है, नियॉन होता है ना, उसके बाद आर्गन होता है, और उसके बाद क्रिप्टन होता है ना, उसके बाद जेनॉन होता है, उसके बाद रेडॉन होता है। तो याद रखिएगा, याद रखना है निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 6 होती है ना, 6 होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है आकाश का वह भाग जहाँ पहुंचकर प्रकाश भी वापस नहीं आता तथा सभी कुछ उसमें समा जाता है, वो कौन सा है? वो कौन सा भाग है आकाश का बच्चों? देखिए यहाँ पे पूछा है आकाश का वह भाग बताना है जहाँ पहुंचकर प्रकाश भी वापस नहीं आता और वहाँ सभी कुछ जो है उसमें समा जाता है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है व्हाइट होल, ग्रे होल,
वर्म होल या ब्लैक होल? जल्दी से बता दीजिए बच्चों, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी ब्लैक होल, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, ब्लैक होल एक ऐसा भाग है जहां पहुंचकर प्रकाश भी वापस नहीं आता है ना, प्रकाश भी उसी में समा जाता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, जल के प्राप्त गुणधर्म है। जल के प्राप्त गुणधर्म कौन कौन से हैं बच्चों? चलिए ये देखिएगा और बताइएगा। तो बताना है, ये चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, इसमें ऑक्सीजन परमाणु के विपरीत दिशा में हाइड्रोजन के साथ ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध है, जिसकी वजह से अणु रैखिक है। देखिए 3 जो है आपको जो है ये दिया हुआ है ना, यहाँ पर बच्चों 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कितने स्टेटमेंट सही है ना। जल के प्राप्त गुणधर्म है, कौन कौन से हो सकते हैं, जल्दी बताइए, बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट बताना है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि यह चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, यानी ये कथन गलत है। फिर बोला है कि यह विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। तो बच्चों ये तो आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा चालक होता है, गुड कंडक्टर होता है, वाटर होता है ना, तो ये तो होगा, ये तो सही है, ये कथन सही है। तीसरा कथन बोल रहा है, इसमें ऑक्सीजन परमाणु के विपरीत दिशा में हाइड्रोजन के साथ ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध है, जिसकी वजह से अणु रैखिक है, ये कथन गलत है, ये भी कथन गलत है बच्चों। तो यहाँ पे केवल ये दूसरा कथन सही है। तो आप बताइए आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर? वेरी गुड। तो आंसर जो होगा बच्चों, केवल कथन दूसरा सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस है। कौन सी गैस है जो अमोनिया के सृजन के काम में लाई जाती है? नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा मेथेन, या नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन? जल्दी से बताइएगा, हर एक विद्यार्थी जवाब देंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। हाँ जी, अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस है। तो वेरी गुड, कौन कौन सी गैस काम में आती है? तो ये आती है बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, है ना, याद रखना है। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन जो है ये अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैसें हैं। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, क्लोरोमाइसिटीन। क्लोरोमाइसिटीन क्या है? प्रतिरोधी है यानी एंटीसेप्टिक है, या पीड़ाहर है एनाल्जेसिक है, या प्रति अवसादक है, या प्रतिजीवाणिक है? बताइए, बिल्कुल फास्ट बताना है। ये देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है, आप लोगों ने प्रीवियस सेट लगाया होगा तो ये कई बार पूछा है कि बच्चों क्लोरोमाइसिटीन क्या है। हाँ जी, क्या है ये? वेरी गुड। तो क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या है ये? प्रतिजीवाणिक है। क्या है? प्रतिजीवाणिक है ना, यानी एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आप लोग जो है अभी जाइएगा मत, क्लास को अंत तक कीजिएगा, तभी जाकर आपको फ़ायदा होगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में मैथ्स का लेवल क्या रहेगा, साइंस का लेवल क्या रहेगा, जीके का लेवल क्या रहेगा। तो चलिए मैथ के क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। एक बार जल्दी से वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए बच्चों। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट, बहुत अच्छा, जल्दी से बोलिए। चलिए तो अब मैथ्स की क्लास को स्टार्ट किया जाए, यानी अब मैथ्स के क्वेश्चंस मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, रंभा और सर्वेश की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है। 7 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। तो रंभा की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, रंभा की वर्तमान आयु बतानी है, कैसे बनेगा? तो देखिए यहाँ पे 2 लोगों की बात की गई है, एक रंभा और एक सर्वेश की। ठीक है, तो रंभा से आर और एस से सर्वेश। ठीक है, आर फॉर रंभा, एस फॉर सर्वेश। और इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो दे रखा है कितना? 8:5। अब ये अनुपात में है तो इसीलिए हम लोग इसमें x से गुना कर देंगे, इसमें भी x से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये बात हुई है वर्तमान की। वर्तमान में रंभा की उम्र 8x है और सर्वेश की 5x है। अब होता क्या है प्यारे बच्चों, 7 साल बाद, देखिए होता क्या है, 7 साल बाद ना इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? देखिए 7 वर्षों बाद इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है। ठीक है, तो अब करना क्या है, देखिए 8x है,
ठीक है। फिर अपॉन में, रेशियो का मतलब क्या होता है, बट्टा, तो 8x बटा 5x, ठीक है। ठीक है, तो ये तो था वर्तमान, लेकिन 7 वर्ष बाद, यानी इसकी 7 वर्ष यानी +7 करना है और इसमें भी +7 करना है, यानी 7 वर्ष बाद कितना हो जाता है, तो ये जो चीज़ है ना 7 वर्ष बाद जो है 5:4 के बराबर हो जाता है। ठीक है, बस इतने को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतने को सॉल्व कीजिएगा बच्चों, तो मैं बता देता हूँ, इतने को जब सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर 1 आया, x बराबर 1 आएगा। ठीक है, तो क्या पूछा है, रंभा की वर्तमान आयु, तो रंभा की वर्तमान आयु क्या था, 8x था, तो 8 और x का वैल्यू कितना है 1, तो 8 गुने 1 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, देखिए मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। देखिए क्या था, 8x + 7 और बटा में 5x + 7 और बराबर में 5/4 है। देखिए तो 8 चौके 32x हो जाएगा और फिर प्लस में 7 चौके 28 हो जाएगा और बराबर में 5 बच्चे 25x हो जाएगा और प्लस में 7 बच्चे 35 हो जाएगा। 25x है ये, देखिए 5 बच्चे 25x, x लिखिएगा 25x + 35। तो अब देखिए यहाँ पे 32x है और यहाँ पे 25x है, तो 32 में से 25 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7x आ जाएगा। बराबर में फिर 35 में 28 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। तो देखिए 7x बराबर 7, तो x बराबर कितना आएगा, 1 आ गया, 1 आ गया ना, हाँ जी, तो 1 आ गया। तो देखिए क्या पूछा है, रंभा की वर्तमान आयु, तो रंभा की वर्तमान आयु 8x था और सर्वेश की वर्तमान आयु 9x था, माना था ना। तो रंभा की पूछा है, तो रंभा 8, x का वैल्यू कितना है 1 आया, तो 8 नहीं आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एक वस्तु की कीमत में 21% की छूट दी जाती है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 21% दे रखा है। ये क्वेश्चन का टाइप मैं आप लोगों को परसेंटेज जब पढ़ाया था मैंने बताया था, तो 21% दे रखा है ना, तो यहाँ 21 पहले लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद अपॉन में, अब बोल रहा है 21% की छूट दी जाती है, यानी कमी हो रही है, तो 100 में से 21 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा, हाँ 79 आ जाएगा, 79 आ जाएगा और गुने में 100 कर दीजिए। इतने को सॉल्व कीजिए, इतने को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए बच्चों, यहाँ से 21 में 100 से गुना कीजिए तो 2100 आ जाएगा और भाग लगाइए 79 से, तो काटा पिट्टी कीजिएगा ना, काटा पिट्टी कीजिएगा तो ये आ जाएगा 26.58%। ठीक है, इतना कीजिएगा आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा, ट्रिक देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, रजत एक मशीन 53 लाख रुपए में घाटे में बेचता है, यदि उसने इसे 64 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 10 गुना होता, तो मशीन का क्रय मूल्य बताइए। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो यहाँ पे मशीन का क्या पूछा है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, मशीन का जो क्रय मूल्य है ना वो ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य को x मान लीजिए, यानी कॉस्ट प्राइस को आप लोग x मान लीजिए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस x हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि रजत एक मशीन 53 लाख रुपया में घाटे में बेचता है। देखिए एक मशीन को सेल करता है, बेचता है, लेकिन कितने में, 53 लाख रुपए में बेचता है, लेकिन घाटे में बेचता है वो बेचारा, घाटे यानी उसको हानि होता है। तो हानि बराबर क्या लिखते हो, फॉर्मूला क्या होता है, हानि बराबर लिखते हो ना क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, x माने हो तो क्रय मूल्य लिख दो, और माइनस विक्रय मूल्य कितना है, 53 लाख रुपया है, तो कर दो इतना। ठीक है, तो इतना हो जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोल रहा है कि यदि उसने उसे 64 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 10 गुना होता, यानी यदि अब उसने 64 लाख रुपए में बेचा होता ना तो उसका लाभ होता है एक तरह से, उसका लाभ, तो 64 लाख रुपए में बेचता तो लाभ होता, तो लाभ बराबर क्या लिखते हो बताइए, लाभ बराबर क्या लिखते हो, तो फॉर्मूला होता है ना विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, देखिए 64 लाख, अब 64 लाख रुपए में बेचता है तो विक्रय मूल्य 64 लाख और माइनस क्रय मूल्य तो यही रहेगा। ठीक है, तो जब उसने 64 लाख रुपए में बेचा तो उसका ये जो लाभ होता है ना, लाभ इसके पूर्व घाटे के 10 गुने
के तब जाके बराबर होता है। आई बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये वाला केस हानि था, यानी देखिए ये जो है ना हानि पर बेचता है, घाटे पर बेचता है, तो हानि बराबर क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। और फिर बराबर में कर देना है, ये वाला चीज़ लाभ होता है, यानी वो जब 64 लाख रुपए में बेचता है ना, जब 64 लाख रुपए में बेचता है तो उसको लाभ होता है, तो लाभ बराबर क्या लिखते हो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितने हैं, देखिए 64 लाख था और क्रय मूल्य x था, तो इतने को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से 10x हो जाएगा और माइनस 530 हो जाएगा, बराबर में 64 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10x है और यहाँ पे ये माइनस x है, माइनस x इधर आएगा तो 11x हो जाएगा और बराबर में 64 है ना। अभी माइनस 530 है, माइनस 530 उधर जाएगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा 530। तो 64 में 530 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, जोड़िएगा तो ये 594 आ जाएगा, ठीक है। और अब 594 में भाग दीजिएगा 11 से, 594 में भाग दीजिएगा 11 से, तो बच्चों ये आ जाएगा कट के 54 लाख रुपए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी आया है आप लोगों को समझ में। एक बार जल्दी से वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलिए, आ गया समझ में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ए एक कमरा, ये पर नहीं है कमरा है, तो ए एक कमरा 50 दिन में रंग सकता है तथा बी 25 दिन में रंग सकता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 10 ही दिन में यह काम कर लिया, तब सी अकेले यह काम कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। तो देखिए ए जो है किसी काम को मान लेते हैं करता है 50 दिन में, ठीक है, और बी उसी काम को 25 दिन में करता है। अब बोला है कि सी की सहायता से उन्होंने, कौन उन्होंने, ए और बी, यानी अब यहाँ तीनों आ जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। क्यों, क्योंकि बोला है सी की सहायता से ये लोग, यानी उन्होंने, कौन, ए और बी, तो सी की सहायता से ये उस काम को 10 दिन में निपटा लेते हैं, ठीक है। तब बोला है कि सी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। तो पहले आप लोग ये बताइए इनका टोटल कार्य कितना होगा, बताइए तो इनका टोटल कार्य कितना होगा, यानी 50, 25 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 50 होगा। तो अब ए का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, तो देखिए एक आ गया, क्योंकि 50 में 50 से भाग लगाइएगा तो एक बार में जाएगा। और बी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, यानी 50 में 25 से भाग लगाइए तो 2 आ गया। देखिए ए जो है किसी काम को, ए जो है एक दिन में एक काम कर सकता है, ए एक दिन में एक काम कर सकता है, बी जो है एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। इसी प्रकार ए बी सी जो है इनका काम कितना आ जाएगा, ये एक दिन में कितना काम करेगा सब, तो 50 में भाग दीजिए ना 10 से, तो 5। तो ए बी सी का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो अब पहले ये बताइए सी का एक दिन का कार्य कितना आया, सी का, देखिए अभी सी का हमको नहीं पता है, ए का पता है, बी का पता है और ए बी सी का पता है, तो यहाँ से सी का निकालना है। तो सी का निकालने के लिए आप लोग इन तीनों यानी ए प्लस बी प्लस सी में से घटा दीजिएगा, ए प्लस बी को तो नहीं निकल जाएगा, ऑफकोर्स निकल जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आया है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 5 आया है। और 5 में से घटा दीजिए ए प्लस बी को, यानी 1 और 2 को जोड़ दीजिए 3, तो ये कितना आ जाएगा, सी का एक दिन का कार्य कितना आ गया बच्चों, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ गया, 2 आ गया। अब कुल कार्य कितना है, देखिए कुल कार्य कितना है, 50 है, और सी का एक दिन का कार्य कितना है, 2 है। तो आप ही बताइए सी जो है अकेला इस काम को करने में कितना दिन लेगा, तो 50 में भाग दीजिएगा 2 से, तो 25 दिन लेगा। कितना दिन लेगा, 25 दिन लेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद इसे 360 रुपये में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती है तो 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए बच्चों, हमेशा याद रखिएगा अंकित मूल्य जो है, यहाँ पे देखिए अंकित मूल्य पर अगर छूट दीजिएगा ना, देखिए अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है कितना, 10% का। तो अंकित मूल्य पर जब छूट दीजिएगा तो ये हमेशा विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। तो भैया जब अंकित मूल्य पर 10% का छूट देंगे तो इसे 360 रुपये में बेचा जाता है, यानी ये 360 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो 1 0 से 1 0 और यहाँ से काट दीजिए इसको, 40 बार में चला जाएगा, है ना। 360 को काटिएगा 9 के पार से तो 40 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, अंकित मूल्य
कितना आ जाएगा ये 40 गुने 10 यानी 400 हो जाएगा। 400 हो जाएगा। तो 400 आ गया ही क्या, ये नया विक्रय मूल्य आया है, यानी ये नया एसपी आ चुका है, नया एसपी कितना 400। ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है कि भैया अब जो है 25% का अगर छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। तो लाभ यानी प्रॉफिट परसेंट कितना दे दिया है 25%। यानी देखिए नया एसपी आ गया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है। अब बोला है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो नहीं निकलेगा। तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, सेलिंग प्राइस और इनटू में 100 और फिर अपॉन में वही लाभ या हानि जो भी दिया हो, यानी 100 में ऐड कर देते हैं, है ना। तो 25% का लाभ है तो 100 + 25 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। काटिए इसको, 25 के पार से 5 बार में चला जाएगा और ये 4 बार में चला जाएगा। फिर 400 को काटिए 5 के पार से तो 80 बार में चला जाएगा। तो 80 गुने 4 कितना होता है 320 होता है। तो 320 रुपये आया है, ऑफकोर्स आया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस क्लास को भी लाइक दे दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।